बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आखिरकार कल कप्तान ने नारा मस्ताना लगा दिया और बता दिया कि अगर मुझे इक़्तिदार से बाहर किया गया तो मैं कितना खतरनाक हो सकता हूं। सर्द मौसम में इतनी गर्मा गर्म ललकार पर मीडिया, खास तौर पर सोशल मीडिया पूरा मुतहर्रिक हो गया है और पूरी तरह चहमगोइयां शुरू हो गई हैं कि कप्तान ने यह बात किसको मुखातिब करके कही है। हर कोई अपनी सोच की बसात के मुताबिक अंदाजे लगा रहा है, लेकिन यह हकीकत है कि खान साहब ने जिसको ये बात कही है उसको भी पता है और जिसके बारे में बात कही है उसको भी इल्म है। आज के प्रोग्राम में हम इसी राज से पर्दा उठाएंगे। आपने घबराना नहीं है, हमारे साथ रहना है। टेलन न्यूज स्पेशल के साथ मैं आपका मेजबान सफदर अली हूं। नाज़रीन, वजीर आजम इमरान खान का आपका वजीर आजम आपके साथ के नाम से खास प्रोग्राम है, जिसके तहत वजीर आजम इमरान खान अवाम से बातचीत करते हैं और उनके मसाइल हल करने की कोशिश करते हैं। इस बार एक ऐसी बातचीत हुई है जिसमें बहुत सारी अहम खबरें हैं। पूरा सोशल मीडिया इस पर भर गया है। इमरान खान के हिमायती हों या मुखालिफिन, सारे काम पर लग गए हैं। वजीर आजम इमरान खान ने 2 घंटे बातचीत की है और चंद ऐसे जुमले हैं जिनमें बहुत बड़ी खबर है और उन खबरों ने सबको मुतहर्रिक कर दिया है। उनके हिमायती और मुखालिफिन इस वक्त सोशल मीडिया पर एक दूसरे पर बमबारी कर रहे हैं। इस बात पर बाजार गर्म हुआ है कि इमरान खान को जब निकाल दिया जाएगा तब वो क्या करेंगे। हकीकत यह है कि किसी ने इस बारे में सोचा ही न था। मियां नवाज शरीफ को निकालने से पहले सबके दिमाग में यह था कि अगर मियां नवाज शरीफ निकल भी गए या नाअहल हो गए तो उनका रिएक्शन क्या हो सकता है। सब जानते थे अवाम को कितना अपनी बातों में ला सकते हैं। वो सब ने देखा कि कितना बुरी तरह फ्लॉप हुए। लेकिन अगर इमरान खान के साथ जबरदस्ती की गई तो वो सियासी जमातों के लिए ऐसी मुसीबत बन जाएंगे जिससे जान बचाना मुश्किल हो जाएगा। इस बात का वो खुद भी कह चुके हैं कि हुकूमत से निकल गया तो ज्यादा खतरनाक हो जाऊंगा। अपोजिशन को छुपने की जगह नहीं मिलेगी। ये एक बहुत बड़ी बात है। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं सीनियर एंकर पर्सन, तज्जियाकार फयाज अहमद वड़ाई साहब। फयाज साहब, खान साहब ने तो साफ कह दिया है कि मैं बड़ा खतरनाक हूंगा और उनकी जो स्पीच है, उनकी जो तकरीर है, उनका जो खिताब है, उसमें बहुत सारी ढकी छुपी और कुछ वाज़ेह बातें भी की गई हैं। आप उनकी इस तकरीर को किस नुक्ता नज़र से देखते हैं और उसके क्या असरात देखते हैं? देखिए सफदर, जो कल खान साहब ने तकरीर की और जिस जुर्रत से और जिस बहादरी से उन्होंने अपनी जो पार्टी का मौक़िफ़ है, जो उनका अपना ज़ाती मौक़िफ़ है, मुल्क के मुख्तलिफ़ मसाइल के हवाले से मुख्तलिफ़ जो चीज़ें चल रही हैं, जो बातें चल रही हैं, पिछले कई माह से जो चीज़ें हो रही हैं, महंगाई के हवाले से और ख़ास तौर पर जो डील के हवाले से पिछले कई दिनों से बातें हो रही हैं कि मियाँ नवाज शरीफ आ रहे हैं, मियाँ नवाज शरीफ जा रहे हैं, कौन किससे मिल रहा है, क्या होने को जा रहा है, हुकूमत जा रही है कि नहीं जा रही। कई बातें ऐसी थी जो मीडिया पर, ख़ास तौर पर सोशल मीडिया पर डिस्कस हो रही थी। तो कल जो उन्होंने बात की है आवाम के साथ सवाल जवाब के सिलसिले में, उन्होंने बड़ी क्लियर कट चीज़ें बता दी हैं। महंगाई के हवाले से जो उन्होंने बात की है कि ठीक है महंगाई है, लेकिन महंगाई के इतने भी असरात नहीं है जितने बयान किए जा रहे हैं और जिस तरह एक माफिया ये इसको साबित करने की कोशिश कर रहा है कि महंगाई ने पूरी दुनिया में पाकिस्तान जो है इसमें इसको आगे ले गया और पाकिस्तान इस वाले से मसाइल का शिकार है। बड़ी ठोस बातें उन्होंने कही हैं कि महंगाई ने बड़े सनतकार को मुतासर नहीं किया, महंगाई ने मज़दूर को मुतासर नहीं किया, क्योंकि उनकी पॉलिसियों के नतीजे में रोज़गार के मौके बड़े हैं। महंगाई ने मुतासर किया है, किसको मुतासर किया है? सिर्फ तनख्वाहदार तबके को। बाकी जितने भी लोग हैं उन्होंने महंगाई के साथ साथ अपने जो वेजेस हैं वो बढ़ा दिए हैं, लेकिन तनख्वाहदार तबका, चाहे वो सरकारी मुलाजिम है चाहे वो प्राइवेट मुलाजिम है, उन पे ज़रूर असर पड़ा है। और दूसरी बात जो उन्होंने बड़ी खुल कर कही है कि मैं कहीं नहीं जाने वाला, मैं अगले 5 साल भी उनकी बारी है और वो हुकूमत करेंगे। और अगर किसी ने उनको गैर कानूनी तरीके से निकालने की कोशिश की या उन्होंने किसी ने उनको निकाला तो फिर वो कितने ख़तरनाक साबित हो सकते हैं, ये सिर्फ वही जानते हैं या उनको पता लग जाएगा जो उनको निकालेंगे या निकालने की कोशिश करेंगे। मैं समझता हूँ कि सियासत में उनका ये बयान जो है कल, वो एक जो सर्द मौसम था उसमें पूरी गर्मी पैदा हो गया और कल से चेमगोइयाँ हो रही हैं और लोग डिस्कस कर रहे हैं मीडिया पर और सोशल मीडिया पर कि ये खान साहब ने किसको बात की और किसको ये बात नहीं की। देखिए, ये खान साहब भी जानते हैं कि उन्होंने किसको मुखातब किया और जिनको मुखातब किया वो भी जानते हैं। उन्होंने एक चीज़ बता दी है, मैं समझता हूँ कि खान साहब ने ये सिक्सर लगाया कल
اور یہ بتا دیا ہے کہ میں کام کرنے والا آدمی ہوں, میرا کریکٹر ہے, میرا کردار ہے, میں کس مقصد کے لیے اس قوم کی, اس ملک کی خدمت کرنے آیا ہوں اور کرتا رہوں گا. اگر کسی نے ان کو روکا تو وہ کتنے خطرناک ثابت ہو چکے ہیں. صحیح. یہ یقیناً ایک ایسی بات تھی جس نے پوری صحیح. سیاست پہ, جو پی ٹی آئی کی ایک گرفت بڑی کمزور ہوتی جا رہی تھی, اور پچھلے کئی دنوں سے ہم دیکھ رہے تھے کہ پی ٹی آئی کے لوگ اور ایون وزیر اعظم بھی خاموش تھے, اور صحیح. لگ رہا تھا کہ یہ پارٹی بالکل ختم ہونے کی طرف جا رہی ہے, اور اس پارٹی کے پاس اب کوئی جواز نہیں ہے اخلاقی یا قانونی یا کوئی سیاسی بات نہیں ہے جس سے وہ لوگوں کو مطمئن کر سکے. تو میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب نے کل بڑی حد تک قوم کو ایک بار پھر اعتماد میں لیا ہے, اور صفدر دیکھنا کہ یہ جو ایک ردم انہوں نے اختیار کیا ہے, جو انہوں نے صحیح. پولیٹیکل جو ہلچل میں کیا دی ہے کہ میرا مقصد کیا تھا صحیح. سیاست میں آنے کا, اور میں سیاست کس طرح کروں گا اور کس انداز سے کروں گا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو کل کی ان کی تقریر ہے, ان کو جیسے ایک صحیح. ہارا ہوا میچ ہے, اینڈ پہ انہوں نے آ کر کھیلنے کی کوشش کی ہے, اور اگر وہ اس کی کھیلنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں, اور اگر وہ باتیں جو انہوں نے کہی ہیں, جو عام آدمی کی جو تنخواہ دار طبقے کی تنخواہ کا مسئلہ ہے اس کو حل کر دیتے ہیں. دوسرا جو انہوں نے عدالتوں سے کہا ہے کہ وہ انصاف دیں, اگر وہ کرمنل جو جسٹس ہے اس حوالے سے کچھ اصلاحات کرتے ہیں اور انصاف کے اصول میں کچھ تیزی کرتے ہیں, اور وہ لوگ جنہوں نے واقعی جرم کیے ہیں, جنہوں نے اس ملک کو لوٹا ہے, اگر ان کو سزائیں مل جاتے ہیں وہ اس میں کامیاب ہو جاتے ہیں. اور دوسرا ملک کی معاشی حالت جو ہے اس میں وہ بتدریج اگر بہتری لانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو کل کا ان کا ایک تھا پروگرام, یہ جو ان کی تقریر تھی, یہ ان کا ایک ایجنڈا ہونا چاہیے اگلے 1.5 سال کے لیے کہ ہم نے اس پر عمل درآمد کرنا ہے, کیونکہ انہوں نے بتا دیا ہے کہ انہوں نے اب کام کرنا ہے اور کام کرنے آئے ہیں, اور اپوزیشن کو بھی پتہ لگ گیا ہے اور ان لوگوں کو بھی پتہ چل گیا ہے جو یہ کہتے تھے کہ وہ آج جا رہے ہیں یا کل جا رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس تقریر میں انہوں نے ایک پوری اپنی جو تھی ایک حکمت عملی جو ہے وہ واضح کر دی ہے. بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا. ناظرین, وزیر اعظم عمران خان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ابھی تک تو میں چپ کر کے دفتر میں بیٹھا ہوتا ہوں یا تماشے دیکھ رہا ہوتا ہوں, میں اگر سڑکوں پر نکل آیا تو آپ لوگوں کے لیے چھپنے کی جگہ نہیں ہوگی, کیونکہ لوگ آپ کو پہچان چکے ہیں. عمران خان نے واضح کیا کہ وہ نہ صرف یہ مدت پوری کریں گے بلکہ آئندہ مدت بھی پوری کریں گے, یعنی وہ الیکشن جیت سکتے ہیں. اب آپ بتائیے, جو صورتحال بن چکی ہے, اس صورتحال میں اپوزیشن کی بات کی جائے تو اپوزیشن ہر وقت عمران خان صاحب کو للکارتی ہوئی نظر آتی ہے, اور عمران خان صاحب ہر وقت مہنگائی میں پستی عوام کو تسلی اور تشفی دیتے تو نظر آتے ہیں, لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بات بھی کہتے نظر آتے ہیں کہ خطے میں جتنی مہنگائی ہے اتنی مہنگائی پاکستان میں نہیں ہے. کچھ اور بھی دیگر باتیں ایسی ہوتی ہیں جس پر عمران خان صاحب نالاں ہوتے ہیں, اور عمران خان صاحب سے عوام نالاں ہے. صرف ایک پوائنٹ پر, ایک معاملے پر اگر عمران خان صاحب کنٹرول حاصل کر لیتے ہیں, اور وہ معاملہ مہنگائی کا معاملہ ہے, مہنگائی پر اگر عمران خان صاحب کنٹرول حاصل کر لیتے ہیں, حکومت کنٹرول کر لیتی ہے, تو پھر شاید کبھی بھی اپوزیشن کے جو اراکین ہیں وہ حکومت میں نہیں آ سکیں گے, کیونکہ اپوزیشن کے بارے میں جتنی باتیں عمران خان نے اور ان کی کابینہ نے اور ان کی ٹیم نے پوری عوام کو بتا دی ہیں, یوں کہہ لیجئے کہ ایجوکیٹ کر دیا ہے, اتنا زیادہ آج تک کسی نے اپوزیشن کے متعلق کسی صورت میں بھی ایجوکیٹ نہیں کیا. اب دیکھنا یہ ہے کہ عمران خان صاحب اسی طرح سے صبر کا دامن پکڑے رکھتے ہیں, یا آئندہ آنے والے دنوں میں کسی مشکل کا شکار ہونے پر صبر کا دامن ان کے ہاتھ سے چھوٹ سکتا ہے. یہاں پر وقت ایک بریک کا, اور بریک کے بعد امریکہ کی کارروائی, روسی فوجی کارروائی, اور جو آئندہ آنے والے دنوں میں معاملات اور صورتحال بننے جا رہی ہے عالمی منظرنامے پر, اس پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. ناظرین, امریکہ نے روسی فوجی کارروائی کے مسلسل خطرے کے پیش نظر کیف میں اپنے سفارتکاروں کے اہل خانہ کو یوکرائن چھوڑنے کا حکم دیا ہے. اس نے ملک میں موجود تمام امریکی شہریوں پر بھی ملک سے نکل جانے پر غور کرنے کو کہا ہے. امریکہ نے روس اور یوکرین کے درمیان بڑھتی کشیدگی کے دوران یوکرین میں تعینات اپنے سفارتی عملے کے خاندانوں کو فوری طور پر یہ کہتے ہوئے ملک چھوڑنے کا حکم دیا ہے کہ امریکی حکومت ہنگامی صورتحال میں امریکی شہریوں کے انخلاء کی حالت میں نہیں ہوگی. تاہم اس سے یوں لگتا ہے کہ امریکہ کو بھی خوف ہے کہ کہیں جیسا افغانستان میں ہمارے ساتھ ہوا ہے ویسا ہی یوکرین میں نہ ہو جائے, کیونکہ امریکہ کی جارحیت فقط مفاد پرستی پر مبنی ہے.
और तारीख गवाह है कि अमेरिका को जब भी किसी मुल्क की हालत तबाह करना होती है, पहले उसके हमसायों को आपस में लड़ाता है और फिर अमन का झूठा परचम बुलंद करके हालात कंट्रोल करने का लॉलीपॉप देकर उस खित्ते में अपनी फौजें लेकर कूद पड़ता है। यूं कह लें कि पहले पूरा तबाही का या जंग का माहौल बनाता है और फिर अपनी एंट्री डालता है। अमेरिका की बातों में आकर अपने मफाद के लिए आंखों में पट्टी बांधे इसके इत्तेहादी भी साथ कूद पड़ते हैं और यूं ये लोग इस मुल्क की हालत तबाह कर देते हैं। अब अमेरिका को डर यह है कि मुकाबिल रूस है, रूस के साथ चाइना, ईरान इत्तेहाद भी है और भारत भी रूस के खौफ से दरमियान में नहीं आएगा। ताहम अमेरिका को खौफ यह है कि अफगानिस्तान में तो सर पर जूतियां रखकर भाग गए थे, यहां रूस ने नहीं भागने देना बल्कि एक एक को चुन चुन कर और उठा उठा कर मारना है। अमेरिका को खौफ है कि कहीं वो अपने जाल में खुद ही ना फंस जाए, इसलिए उसने पहले से ही अपने शहरियों को यूक्रेन छोड़ जाने का कहा है, ताकि जब शहरी और सफारती जाएंगे यानी सफारतकार जाएंगे तो फौज को वापस भागने में आसानी होगी। अमेरिकी महकमा खारजा ने रूसी फौजी कार्रवाई के बढ़ते हुए खतरात और कोविड-19 का हवाला देते हुए अपने शहरियों को यूक्रेन के सफर से भी बाज रहने को कहा है। सवाल यह पैदा होता है क्यों? जवाब है वाज़ेह है कि क्यों कहा। सफर से मुतालिक अपनी वेबसाइट पर शाया होने वाली एडवाइजरी में महकमा खारजा ने कहा है कि उससे ऐसी इत्तलात हैं कि रूस यूक्रेन के खिलाफ अहम फौजी कार्रवाई की मंसूबाबंदी कर रहा है। दरअसल हुकूमत कैफ में सफारतखाने के अमले के अहले खानदान और इनकी रवानगी का हुक्म देने के साथ ही वाशिंगटन ने सफारतखाने के दीगर मुलाजमीन को भी वहां से रजाकाराना तौर पर रवानगी की इजाजत दे दी है। इन मुलाजमीन के सफरी अखराजात भी हुकूमत ने उठाने का वादा किया है और अमरीकी वजारत खारजा ने अपने बयान में कहा है कि सिक्योरिटी की सूरत हाल खास तौर पर यूक्रेन की सरहदों के पास रूस के जेर कब्जा क्रीमिया और रूस के जेर कंट्रोल मशरकी यूक्रेन में गैर यकीनी है और बहुत जल्द सूरत हाल बिगड़ भी सकती है। मतलब यह है कि अमेरिका ने अपने लोगों के साथ साथ दुनिया को भी इशारा दे दिया है कि अब हालात खराब होने वाले हैं, अब जंग छिड़ने वाली है। इसका इशारा अमरीकी सदर ने भी कुछ दिन पहले अपने खिताब में दिया था कि अब तो जंग ही होगी। ना रूस पीछे हट रहा है और ना ही कोई और, सब मैदान में कूद पड़े हैं और वापसी का रास्ता बंद कर लिया गया है। अमेरिका ने रूस को जोर दिया था कि वो पीछे हट जाए और किसी भी किस्म के हमले की जरूरत ना करे, वरना इसका भारी खुमियाजा रूस को भुगतना पड़ेगा। यूं कह लें कि रूस को धमकी दी गई कि अगर यूक्रेन पर हमला किया या कोई मंसूबा बनाया तो हम अपने इत्तेहादियों के साथ पूरी ताकत से रूस पर हमला करेंगे। सवाल ये पैदा होता है कि क्या रूस पर हमला करना इतना आसान है, जबकि रूस ने भी इस हवाले से साफ कहा था कि अब सब्र का पैमाना लबरेज हो गया है। इस दौरान ईरानी सदर से मुलाकातें और चीन से राब्ते रूस का एक नया इत्तेहाद दिखाते हैं, जबकि जर्मनी की वज़ीर दिफा क्रिस्टीना लम्बरशेट ने भी कशीदगी को कम करने पर जोर देते हुए कहा था कि जर्मनी यूक्रेन को हथियार नहीं फराहम करेगा। इससे साफ जाहिर होता है कि जर्मनी ने भी अमेरिका से हाथ उठा लिए हैं। अमेरिका चाहे 80,000 फौज यूक्रेन भेजे या 80 लाख, नुकसान दोनों ममालिक का होना है, लेकिन इस बात की उम्मीद की जा सकती है कि अमेरिका अगर रूस पर हमले की गलती करेगा तो इसको भारी नुकसान उठाना पड़ेगा, क्योंकि इस बार गेम कुछ और है। और गेम कुछ और होने की वजह यह है कि अमेरिका का माजी दागदार है। अमेरिका के माजी को अगर देखा जाए तो वाज़ेह तौर पर यह बात सामने आती है कि जहां पर इसका मफाद होता है ये वहां पर भी जंग को मुसल्लत करता है और जहां पर इसकी दुश्मनी होती है वहां पर तो ये जंग को मुसल्लत करता ही करता है। बाज़ दफा तो ये सूरत हाल भी वाज़ेह नजर आती है कि जहां पर इसके मफादात पोशीदा होते हैं, उन मफादात को हासिल करने के लिए अमेरिका उन दोनों ममालिक को जो कि वहां पर मौजूद होते हैं, खित्ते के आम ममालिक होते हैं, उन्हें लड़वाता है और फिर कंट्रोल हासिल करने के लिए, सिचुएशन संभालने के लिए, सिचुएशन कंट्रोल करने के लिए वहां पर जाकर खुद बैठने की कोशिश करता है और इसमें किसी हद तक कामयाब होता है। जब वो वहां जाकर बैठता है तो फिर असलहे की फैक्ट्रीज चूंकि अमेरिका के पास मौजूद हैं तो असलहे की फैक्ट्रीज का मुंह खोल दिया जाता है और असलहा फराहम किया जाता है। यहां पर सूरत हाल कुछ ऐसी नजर आ रही थी और नजर आ रही है कि अमेरिका यहां पर भी यही करेगा, लेकिन जर्मनी का पीछे हट जाना, ईरान, चाइना और रशिया का इत्तेहाद हो जाना, ये बदलते मंजरनामे में अहम साबित हो सकता है। अपने मेजबान को दीजिए इजाजत, अल्लाह निगहबान।